इस वीडियो में हम इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे लैंड ग्रांट्स मिलने के कारण फ्यूडेटरीज यानी जागीरदार ने अपनी छोटी टेरिटरीज पर राज करने अपना ही राज्य स्थापित कर लिया। हमने ट्रिपटाइड स्ट्रगल पढ़ी, जिसमें कन्नौज के लिए 3 पावरफुल किंगडम्स ने कैसे लड़ाई की। गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि इंडिया के बाहर से भी इंडिया पर आक्रमण हुआ, यानी कि आक्रमण हुए। गजनी घोरी के बारे में पढ़ेंगे, चोलास के बारे में पढ़ेंगे, उनके किंग और मिनिस्टर्स के बारे में, वहाँ रेवेन्यू कैसे लिया जाता है, वहाँ इरिगेशन, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, चोला टेम्पल्स, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स पढ़ेंगे। तो अब हम पहले पढ़ेंगे टर्किश इन्वेजन। जब गुर्जर प्रतिहारास का फॉल हुआ, मतलब जब उनका रूल ख़त्म हुआ, तो छोटे छोटे और इंडिपेंडेंट पावर्स खड़े होने लगे, जैसे कि गहादवालाज कन्नौज में, मालवा में परमाराज, चालुक्यास गुजरात में, अजमेर में चौहान्स, तोमर्स दिल्ली में और बुंदेलखंड में चंदेलास। और ये आपस में ही वेल्थ और पावर के लिए लड़ने लगे, जिसका फ़ायदा टर्किश इन्वेडर्स मतलब टर्किश घुसपैठियों ने उठाया और पंजाब और दिल्ली की टेरिटरीज पर कब्ज़ा कर लिया। तो अब हम एक टर्किश रूलर के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ताकतवर टर्किश रूलर में से एक थे, जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर इन्वेड यानी आक्रमण किया। वो टर्किश रूलर था महमूद गजनी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है महमूद गजनी। ही माउंटेड 17 प्लंडरिंग एक्सपेडिशंस बिटवीन 1000 to 1027 सी, मतलब उसने 1000 से 1027 सी यानी कॉमन एरा के बीच 17 बार लूट पार की नॉर्थ इंडिया में, जिसमें पंजाब भी शामिल था। महमूद गजनी केम टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लूटिंग वेल्थ, इसलिए उसने इम्पॉर्टेंट टेम्पल सिटीज़ जैसे कि थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ, ये सारी सिटीज़ पर अटैक किया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। और इस वेल्थ को उसने गजनी में एक स्प्लेंडेड सिटी बनाने में खर्च किया। स्प्लेंडेड मतलब शानदार। गजनी ने इंडिया से वेल्थ लूटी टेम्पल्स पर अटैक करके, क्योंकि टेम्पल्स में उस समय बहुत सोना चांदी होता था। और इस वेल्थ को उसने गजनी में, मतलब गजनी उसका नाम भी था और एक जगह भी थी, तो उसने इंडिया की वेल्थ लूट कर एक शानदार सिटी बनाई गजनी में। 1025 में महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया, लूट की और मंदिर को डिमोलिश भी किया। गजनी इंडिया में वेल्थ लूटने आया था। डिमोलिश यानी ध्वस्त। गजनी इंडिया में वेल्थ लूटने आया था, पर मोहम्मद घोरी ने तो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को जीतने के उद्देश्य से इंडिया पर आक्रमण किया था, और वह अपना राज्य अफगानिस्तान के आगे भी फैलाना चाहता था। Unlike Mahmud of Ghazni, his intention was not to get gold but to establish an empire, यानी कि वह एम्पायर खड़ा करने आया था। उसने पृथ्वीराज चौहान चहमना राजपूत रूलर से युद्ध किया था। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज III was the last and greatest ruler of चहमना डायनेस्टी। पृथ्वीराज III के मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में पृथ्वीराज रसों में लिखा हुआ है, जो उसके कोर्ट पोएट चंद बरदई ने लिखी थी। पृथ्वीराज ने चहमनास की पावर को बढ़ाया था। महोबा, बुंदेलखंड और गुजरात को अपने कंट्रोल में करके पृथ्वीराज III ने वैलिएंटली मतलब बहादुरी से मोहम्मद घोरी के आक्रमणों का सामना किया। उसने 1191 और 1192 में टेरेन की 2 बैटल लड़ी। 1191 में
पृथ्वीराज 3 जीत गए। पर 1192 की बैटल में यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ टरेन में पृथ्वीराज हार गए। अब हम एक फिलोसोफर साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम अल बिरूनी था। उसने इंडियन साइंस, धर्म और सोसाइटी के बारे में लिखा। उसने महमूद गजनी का भी साथ दिया इंडिया की लूट में। उसकी बुक इंडियन की लाइफ पर बेस्ड सर्वे पर थी। ये सर्वे उसने 1017 और 1037 सी के बीच में किया था। उसने संस्कृत सीख दी जिसके कारण वह इंडियन फिलोसफिकल सोच को और रिलीजन्स को समझा। वह अक्सर भगवद गीता, विष्णु पुराण, कपिल की संख्या और वर्क्स ऑफ पतंजलि से कोट करता है। तो हमने टर्किश आक्रमण में महमूद गजनी और मोहम्मद घोरी के बारे में पढ़ा। अब हम चोलास के बारे में पढ़ लेते हैं। चोलास डायनेस्टी साउथ इंडिया की बहुत ताकतवर डायनेस्टीज़ में से एक है। इट रूल्ड ओवर तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो इसका राज्य तमिलनाडु और कर्नाटका के पार्ट्स के ऊपर था। तांजोर इसकी कैपिटल थी। 850 सी में जब विजयालया ने तांजोर को अपना कैपिटल बना लिया तब चोलास का शासन खत्म हुआ। हालांकि राजा राजा वन और उसके बेटे राजेंद्र वन के रूल के समय तांजोर बहुत ग्लोरियस फेज में रहा। उनका रूल 985 से 1044 सी तक चला। दे एक्सपैंडेड द किंगडम बियॉन्ड साउथ इंडिया टू श्रीलंका, जावा एंड सुमात्रा। उन्होंने अपना राज्य साउथ इंडिया से श्रीलंका, जावा और सुमात्रा तक फैलाया। उसकी एबिलिटी यानी क्षमता से, प्राउवेस और मिलिट्री स्किल्स से राजा राजा वन ने चेरास को हराया और मदुरई पर कब्जा कर लिया। उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और नॉर्दर्न पार्ट को जीत लिया जो एक चोला प्रोविंस बना। उसका नाम रखा मुमादी चोलामंडलम। राजा राजा वन ने ईस्टर्न चालुक्यास को ओवररन किया जिसने अंत में उसकी अथॉरिटी को मान लिया। राजा राजा वन ने तांजोर में एक शिवजी की सुंदर टेंपल बनवाया जिसे राजा राजेश्वर टेंपल कहा गया। राजा राजा वन की एक्सप्लॉइट्स टेंपल की दीवारों पर एनग्रेव्ड की गईं, यानी कि उसे खोदा। उसके बेटे राजेंद्र वन ने उनके राज्य को, चोला एम्पायर को और बढ़ाया। उसने पूरी श्रीलंका को जीत लिया और केरला और पांड्यन कंट्री पर फिर से चोला सुप्रीमेसी लाई। उसकी सेना ने गंगा रिवर और पाला किंग की डोमिनियन मतलब प्रभुत्व मतलब अधिकार पर विजय पाई। उसे गंगाईकोंडा का टाइटल मिला और नई कैपिटल बनाई गंगाईकोंडा चोलापुरम, आज की गंगाकुंदापुरम, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। चोला मोनार्च की उपलब्धियां सिर्फ ज़मीन तक नहीं थी, उसकी शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसने बे ऑफ बंगाल पर भी विजय पाई। ऐसा कहा जाता है कि उसने जावा और सुमात्रा में भी अभियान चलाया था, शायद मलाया पेनिनसुला और साउथ इंडिया के बीच कमर्शियल रिलेशनशिप के लिए। अब चोलास के किंग और मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। किंग स्टेट का हेड था। राजा अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मिनिस्टर्स की हेल्प से और दूसरे हाई ऑफिसर्स की हेल्प से पूरा करते थे। चोलास का इंस्क्रिप्शंस बताता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट था। रूलर तिरुवाक्या केल्वी के अलावा एक मिनिस्ट्रियल काउंसिल और एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था। रूलर अपने मिनिस्टर्स के साथ क्लोज कांटेक्ट रखता था। अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रॉयल टूर्स भी लगाता था। द ऑफिसर्स वर पेड बाय लैंड असाइनमेंट्स। ऑफिसर्स को लैंड असाइनमेंट्स के द्वारा पे किया जाता था। उन्हें सम्मान और प्रोत्साहित किया जाता था टाइटल्स देकर, जैसे कि पेनुंदरम का टाइटल
हायर ऑफिशियल्स को दिया जाता था, लोअर ऑफिशियल्स को सिरुतारम। चोलाज ने रोड्स बनाई जो ट्रेड यानी व्यापार, कॉमर्स और कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती थी। अब रेवेन्यू कैसे मिलता था ये देखते हैं। रेवेन्यू मेनली लैंड से और विलेज असेंबलीज के द्वारा यह कैश या किसी दूसरे रूप में इकट्ठा किया जाता था। लैंड किसी एक के पास या कम्युनिटीज के पास होता था। राजा वन के टाइम में लैंड सर्वे के बाद प्रोड्यूस का 1/3 लैंड रेवेन्यू की तरह लिया जाता था। लिया जाना फिक्स किया गया। एक फिक्स टाइम के बाद लैंड का क्लासिफिकेशन और लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट किया जाता था। दूसरे पब्लिक इनकम के सोर्स थे कस्टम्स और टोल्स। अलग अलग प्रोफेशन पर टैक्स, माइंस, फॉरेस्ट, सॉल्ट पैंस एक्सेट्रा पर टैक्स लगता था। अब हम चोलास के टाइम का इरिगेशन सिस्टम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर अच्छा हो इसके लिए गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ इरिगेशन पर ज़्यादा ध्यान देती थी। विलेज असेंबलीज टैंक को अच्छी कंडीशन में मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी और वेस्टलैंड्स और फॉरेस्ट को रिक्लेम करने के लिए चोलास ने कैनल्स, टैंक्स, डैम्स और वेल्स बनाने में बहुत पैसा खर्च किया। राजेंद्र वन ने आर्टिफिशियल लेक बनाई थी अपनी नई कैपिटल गंगाईकोंडा चोलापुरम में। अब हम आर्मी देख लेते हैं। चोलास की आर्मी के बारे में पढ़ेंगे। उनकी आर्मी में एलिफेंट्स, कैवलरी यानी कि घुड़सवार सेना और इन्फेंट्री यानी पैदल सेना थे। कैंटोनमेंट्स यानी छावनियों को ट्रेनिंग और उनके डिसिप्लिन सिखाने में जोर दिया जाता था। आर्मी में कायकोलास मतलब स्ट्रॉन्ग आर्मीज थी या गुंदर स्पीयर विल्डर्स मतलब भाला चलाने वाले थे। कमांडर्स को नायका सेनापति या महाधनाधनायक की रैंक मिली थी। चोलास ने राजा के अंडर में कोरोमंडल और मलाबार कोस्ट और बे ऑफ बंगाल पर कंट्रोल किया। अब चोला एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ये कैसा था ये देखते हैं। चोला एम्पायर मंडलम या प्रोविंसेस में डिवाइड था। ये नॉर्मल रॉयल फैमिली के प्रिंसेस के द्वारा चलाया जाता था। प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू वलनाडु और डिस्ट्रिक्ट्स एंड नाडु ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ विलेजेस। प्रोविंसेस वलनाडु या डिस्ट्रिक्ट्स और नाडु या विलेजेस के ग्रुप्स में डिवाइडेड था। विलेज सोसाइटी और पोलिटी की प्राइमरी यूनिट थी। इन्हें कुर्रम कहते थे। विलेज असेंबलीज ने सोसाइटी को ऑटोनॉमी यानी स्वराज्य और सेल्फ सफिशिएंसी के यूनिक फीचर से साथ में रखा था। उत्तरा मैरोर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि कम से कम 3 टाइप्स की असेंबलीज थी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। उनका नाम उर, सभा या महासभा और नगरम था। और कॉमन विलेजेस की असेंबली थी जहाँ पर लोकल असेंबली के सभी क्लास के लोगों का लैंड था। और सभा थी वह 2 ब्राह्मणदेय विलेजेस की ब्राह्मण असेंबली थी जहाँ पर सारे लैंड्स ब्राह्मण के थे। नगरम लोकल मर्चेंट्स की असेंबलीज थी जहाँ ट्रेडर्स और मर्चेंट्स की ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन में थे। सभा में एलीट या लर्न लोग थे जो कॉमन चीज़ों के क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण मैटर्स को सेटल करते थे। एलीट मतलब होता है वे लोग जिनके पास समाज में सबसे अधिक धन और हैसियत है। मैरून इंस्क्रिप्शन चोला मोनार्क परंतका वन 10th सेंचुरी के रेन को बिलोंग करता है। अब चोला टेम्पल्स पढ़ेंगे। ये चोलास के टाइम पर लाइफ का सेंटर बन गया। ये सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह नहीं बल्कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का हब बन गया। असेंबली अपनी मीटिंग्स टेम्पल मंडप या हॉल में किया करते थे। टेम्पल्स ऑल्सो ग्रू एज सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट especially the creation of bronze images. टेम्पल्स क्राफ्ट स्पेशली ब्रोंज पीतल की मूर्तियाँ बनाने का सेंटर बन गया। टेम्पल में कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे कि म्यूज़िक और डांस भी सिखाए जाते थे। चोला रिकॉर्ड्स को देवदान भी कह सकते हैं इसको।
मतलब भगवान को दिए जाने वाले गिफ्ट मिलते थे। स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स पढ़ते हैं। इस टाइम में मेटल और पत्थर की इमेजेस बनाई जाती थी। चोला स्कल्पचर की मास्टरपीस नटराज या डांसिंग शिवा इमेज, यहाँ पे नटराज की मूर्ति की पिक्चर देख सकते हैं। चिदम्बरम के टेम्पल है। नटराज को कल्चरल एपिटोम यानी प्रतीक कहा गया है। चोला ऑल्सो पैटर्नाइज्ड पेंटिंग्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चोला पेंटिंग वो है जो राजा राजेश्वर टेम्पल के प्रदक्षिणापात में है।